हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। मैं रोशन राज आप लोग के लिए एक नया ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैब की बुक से वर्ड का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो ये आप लोग की एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक होगी। और इस बुक से एसएससी में क्वेश्चन भर भर के आता है। और ये जो बुक है ये टॉपर्स चॉइस के लिए है, जो कि आपका सीजीएल टॉपर, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस में जो टॉप किए हैं उनका ये मानना है कि ये बुक उनके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हुई है। तो इसलिए मैं इस बुक को भी पढ़ रहा हूँ और इस बुक से मैं आगे आप लोग के लिए पूरा वर्ड सेक्शन से रिलेटेड मैं ये आप लोग को पढ़ाऊँगा। और इस बुक में 11,000 प्लस वर्ड का दिया हुआ है और फुल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो कि निखिल गुप्ता के द्वारा ये बुक लिखी गई है। और इस बुक से मैं आप लोग के लिए सबसे पहले आइडम एंड फ्रेज की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये बैच आपको एम्पावर एजुकेशन पॉइंट पे ही होगी, ठीक है। और मैं डेली इस बैच को कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। और ये जो बैच है कंप्लीट एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन, ठीक है, बैच ऑफ इंग्लिश होगी। टॉपर चॉइस है इस बुक का और इस बुक का नाम है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आइडम एंड फ्रेज से। तो पहला वर्ड है ए बैड हेयर डे। कहने का मतलब है कि ए बैड हेयर डे मतलब होता है ए डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। मतलब इसका होता है मनहूस दिन, ठीक है। मतलब एक ऐसा दिन जो हर चीज गलत साबित होता है, मतलब हर डायरेक्शन वो गलत होता है, ठीक है। ए बैड पैच का मतलब होता है ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, कठिनाई का दौर, मतलब कष्टदायक अवधि। और एक और वर्ड है ए बी हाइव। ए बी हाइव का मतलब होता है ए बिजी प्लेस, व्यस्त जगह, ठीक है। और एक और वर्ड है ए बिग ड्रॉ। ए बिग ड्रॉ का मतलब होता है ह्यूज अट्रैक्शन। ह्यूज अट्रैक्शन का हिंदी होता है बहुत बड़ा आकर्षण, एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ए बर्ड्स आइज व्यू। ए बर्ड्स आइज व्यू को देखिए, ये एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। ए जनरल व्यू फ्रॉम एबव, मतलब एक ऐसा व्यू जो आप ऊपर के प्लेस से देखते हैं, ठीक है, और बहुत ही लार्ज एरिया से, ठीक है। ए व्यू फ्रॉम अ वेरी हाई प्लेसेस दैट अलाउ यू टू सी अ लार्ज एरिया। इसका हिंदी होता है विहंगम दृश्य, ठीक है। एक और वर्ड है ए ब्लू आइड बॉय। ए ब्लू आइड बॉय मतलब होता है वन हु इज फेवरेट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी का बहुत ही फेवरेट है, ठीक है। इसका हिंदी होता है आंखों का तारा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो कि 7 से 8 बार एग्जाम में ये आ चुका है। समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट। और इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसा चीज जो अनएक्सपेक्टेड है, मतलब वो हम उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाए थे कि इस तरह से वो होगा, इस तरह घटना घटेगा, ठीक है। एक कंप्लीट सरप्राइज मतलब बहुत ही आकस्मिक घटना उसको बोल सकते हैं, मतलब एक कंप्लीट सरप्राइज। जैसे कोई व्यक्ति एग्जाम देता है तो उसे लगता है कि मैं एग्जाम में पास नहीं हो पाऊंगा, लेकिन वो अचानक से उसका रिजल्ट आता है और वो पास हो जाता है, तो लगता है कि वाह क्या बात है, मैं पास हो गया। इस सडन क्लैमिटी और अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, मतलब डिजास्टर के रूप में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसको हम लोग कभी तुलना भी नहीं कर सकते हैं, मतलब कभी हम सोचे भी नहीं होंगे वो चीज को, जो हमारे साथ वो घटना घटी है, ठीक है। ए बोन ऑफ कंटेंशन। ए बोन ऑफ कंटेंशन 5 बार से भी ज्यादा एग्जाम में आया हुआ है। इसका मतलब होता है कि कॉज ऑफ डिस्प्यूट, कॉज ऑफ क्वेरल, मतलब झगड़े की जड़ इसको हिंदी होता है, ठीक है। जैसे कोई चीज होता है जो झगड़े का जड़ होता है, जैसे कोई भी फ्रेंड के बीच में जैसे झगड़ा हो जाता है तो कुछ कारण होता है, ठीक है। देयर इज कंटिन्यूइंग डिसएग्रीमेंट, मतलब एक ऐसा डिसएग्रीमेंट, मतलब एक ऐसा कंटिन्यू डिसएग्रीमेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर
नाइन की ओर, ठीक है, 9 वर्ड की ओर बढ़ेंगे। ए बर्निंग क्वेश्चन, ए बर्निंग क्वेश्चन का हिंदी ये नहीं आप लोग समझिएगा कि जला हुआ प्रश्न, ठीक है, मतलब एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आइडम एंड फ्रेज एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें लोग उसको हिंदी बस सिंपल समझ लेते हैं, लेकिन ये सिंपल नहीं होता है, उसका अर्थ जो होता है वो कुछ और होता है, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ए बर्निंग क्वेश्चन का हिंदी होता है एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर हम लोग आगे देखेंगे एक केक वॉक। एक केक वॉक मतलब हम लोग सोचते हैं कि ये केक वॉक है, तो क्या हम लोग केक वॉक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसका हिंदी होता है कि समथिंग वेरी इजी एंड इजी अचीवमेंट, मतलब बहुत ही इजी कार्य या आसान काम, ठीक है, या बहुत ही किसी भी चीज को अचीव करना बहुत ही आसान होगा, तो उस वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं एक केक वॉक, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं एक कैरोट एंड स्टिक अप्रोच। एक कैरोट एंड स्टिक अप्रोच देखिए आपका एग्जाम में 2 बार पूछा गया है ये वर्ड एसएससी में, तो इसका इंग्लिश होता है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस समवन्स बिहेवियर। जैसे किसी का बिहेवियर होता है, किसी का आचरण होता है, तो उसके लिए अगर उसका आचरण अच्छा है, अगर उस व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसे रिवार्ड दिया जाता है, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति अगर गलत कार्य करता है तो उसे पनिशमेंट दिया जाता है। मतलब साम दाम दंड भेद के शब्द में इसे यूज कर सकते हैं, कैरोट एंड स्टिक अप्रोच, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ए चाइल्ड्स प्ले। ए चाइल्ड्स प्ले मतलब कहने का मतलब है अगर कोई बच्चा खेलता है तो उसे खेलने में बहुत अच्छा लगता है, मन लगता है और वह बहुत ही इजी से वो खेल पाता है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा समथिंग दैट इज वेरी इजी, मतलब कोई ऐसा कार्य जो बहुत ही आसान हो, बच्चे का खेल उसे बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ए चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। यहाँ पे ओ एफ नहीं है, ओ डबल एफ है। ए चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब someone similar in characters to one's father, मतलब कैरेक्टर और बिहेवियर जो होता है किसी व्यक्ति का किसी से मिलना, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जैसा तुम्हारा बाप है वैसा तुम्हारा बेटा है, मतलब जैसा बाप वैसा बेटा, ठीक है। रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर मतलब उसके पिताजी को याद दिलाना, मतलब रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर मतलब उसके पिताजी के व्यवहार को उस बच्चे को याद दिलाना, ठीक है। इसका हिंदी होता है एक क्लोज सेव। जैसे हम लोग सेविंग करते हैं तो बोलते हैं ना कि एकदम क्लोज सेव था, मतलब वो बाल बाल बचा, मतलब बार बार वो लड़का क्या हुआ, बच गया। जैसे बोलेंगे नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, मतलब नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर मतलब होता है कि कोई भी चीज से, एक ऐसा खतरनाक चीजों से बचना या बार बार बचना, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लोज बुक। एक क्लोज्ड बुक का हिंदी होता है रहस्य, ए मिस्ट्री के शब्द में इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना कि एकदम बंद किताब था, तो बंद किताब जो है ये क्या है, रहस्य है। फिर है आगे एक वर्ड है एक क्लोज फिस्टेड पर्सन। एक क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है ए माइजर, मतलब कंजूस, ठीक है। अब एक वर्ड आता है कि एक कोल्ड फिश। एक कोल्ड फिश का मतलब होता है जो अपनी भावनाओं को साझा नहीं करता है, मतलब अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं करता है। ए पर्सन हु इज डिस्टेंट एंड अनफीलिंग, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी से दूर रहता हो, ठीक है, मतलब दूरी बनाकर रहता हो और वो फीलिंग उसके लिए क्या हो, फीलिंग नहीं हो, मतलब अनफीलिंग, वो कुछ भी फीलिंग नहीं करता है। जैसे कोई व्यक्ति अच्छा फील करता है तो किसी के साथ रहता है, लेकिन ये अनफीलिंग है। Someone who seems unfriendly and who does not share his feeling, कहने का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो उसका बिहेवियर कैसा हो, अनफ्रेंडली की तरह, और who does not share his feeling मतलब वो अपने फीलिंग को, ठीक है, विचार को किसी के सामने वो प्रकट नहीं करता, मतलब शेयर नहीं करता है, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं एक कक्कू इन द नेस्ट। एक कक्कू, यहाँ कक्कू का क्या, कक्कू का क्या बोलते हैं, कोयल इसे बोलेंगे, मतलब कोयल किसी के घोंसले में अचानक चल जाती है तो वो क्या है, ए अनवेलकम इंट्रूडर, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे वेलकम भी ना किया गया हो लेकिन फिर भी वो अचानक से किसी दूसरे के घर में चला जाता है, ठीक है, मतलब अनजान घुसपैठी है। जैसे कोई डाकू आ जाता है, कोई चोर आ जाता है, किसी के घर में अचानक से घुस जाता है, या कोई व्यक्ति अचानक से आकर बैठ जाता है, तो लोगों को पता नहीं था कि वो व्यक्ति आकर बैठ जाएगा, रहेगा, इसीलिए इसे बोलेंगे एक कक्कू इन द नेस्ट,
ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एक कट एभव, एक कट एभव मतलब होता है कि यहाँ पे किसी को काट देना नहीं, मतलब सुपीरियर टू इसका इंग्लिश होगा। मतलब कहने का मतलब है एक कट एभव समथिंग, 2 बार ये पूछा गया है कि बेहतर के रूप में इसे यूज करेंगे। बहुत ही अच्छा वर्ड है एक कट एभव समथिंग। ठीक है, देखिए ये सब जो वर्ड है आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं, राइटिंग सेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। जो आइडियम एंड फ्रेज जो होता है वो बहुत ही एक अच्छा वर्ड है जो आप इसे यूज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और एग्जाम ओरिएंटेड के लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसीलिए ये बैच को स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और ये ऐसा शब्द है ना, ये सब ऐसे वर्ड हैं जो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ये सब ऐसा वर्ड है कि आप लोग पढ़िएगा 2 दिन बाद छोड़ दीजिएगा तो ये भूल जाइएगा। इसलिए आपको वीक में 2 बार 1 बार कम से कम रिवीजन करना है, सीखना है, याद करना है। ठीक है, और एग्जाम टाइम में प्रैक्टिस करना है। एक कट एभव समथिंग मतलब होता है सुपीरियर टू। इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं कि दिस बुक इज अ कट एभव हिज प्रीवियस वन। कहने का मतलब यह जो किताब है ये पिछली बुक से अच्छी है, मतलब ये कट एभव है, मतलब बेहतर है। ठीक है, बहुत ही कितना अच्छा इसका हिंदी होता है एक कट एभव समथिंग। मतलब कोई व्यक्ति इससे सोचेगा, इसका अगर हिंदी नहीं जानता हो तो अचानक से ऑप्शन में देखेगा एक कट एभव समथिंग मतलब कोई चीज को ऊपर तक काट देना, लेकिन ऊपर तक काटना नहीं होता है इसका हिंदी, सुपीरियर टू होता है, जैसे बेहतर होता है, किसी व्यक्ति से कोई बेहतर होता है। बोलते हैं ना कि यह व्यक्ति का मतलब जो पढ़ाई है, जो अच्छाई है वो उस व्यक्ति से अच्छा है। ठीक है, बेहतर है। ठीक है, जैसे किसी खिलाड़ी के रूप में हम यूज कर सकते हैं कि ये जो सचिन है ये मतलब विराट कोहली से बहुत ही अच्छे खेलते थे, लेकिन विराट भी मेहनत करता है तो उनसे भी बेहतर बन सकता, मतलब बेहतर के सेंस में इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और वर्ड है ए डैम्प स्क्वीब। डैम्प स्क्वीब 2 बार पूछा गया है। डैम्प स्क्वीब मतलब होता है निराशजनक परिणाम। मतलब कोई व्यक्ति कोई काम करता है और उसे फल नहीं मिलता है तो वो कंप्लीट फेल्यूर की तरह होता है, मतलब कोई व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, मतलब डिसअपॉइंटिंग मतलब यहाँ पे निराशाजनक परिणाम के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका हिंदी होता है निराशाजनक परिणाम। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वर्ड ए डैम सेल इन द डिस्ट्रेस। ए डैम सेल इन द डिस्ट्रेस मतलब होता है ए हेल्पलेस वोमेन, मतलब एक असहाय औरत। ठीक है, एक असहाय महिला। ठीक है, ए अननोन एंट्री। ठीक है, देखिए अब हम लोग सॉरी ए अननोन एंट्री इसका नहीं होगा, मतलब इसका इंग्लिश होगा ए यंग वोमेन इन ट्रबल। मतलब कहने का मतलब है कि एक बहुत ही यंग वोमेन है जो बहुत ही ट्रबल को फेस कर रही है, मतलब कष्ट को फेस कर रही है। ठीक है, ए डार्क हॉर्स। ए डार्क हॉर्स मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड विंटर, समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड्स। कहने का मतलब है कि अज्ञात उम्मीदवार। यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना कि ये जो उम्मीदवार है ये क्या है, अज्ञात है, मतलब ज्ञात नहीं है, हमारे लिए क्या है, अज्ञात है। ठीक है, ए अननोन एंट्री जो ऊपर का एक वर्ड बताए थे। ठीक है, ए अननोन एंट्री मतलब कोई व्यक्ति अचानक से चल आता है और एक ऐसा कंपटीटर जो उसको कैपेबिलिटी नहीं है जानने की वो भी चला आता है। इसलिए ए डैम्सेल इन द डिस्ट्रेस मतलब को बताए थे एक असहाय महिला, और एक डार्क हॉर्स मतलब होता है अज्ञात उम्मीदवार। ठीक है, समवन। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं ए डायमंड इन द रफ। ए डायमंड इन द रफ का इंग्लिश होता है समवन और समथिंग विथ पोटेंशियल और अ टैलेंट बट लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश। कहने का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको क्या है, पोटेंशियल तो है, टैलेंट तो है, लेकिन बट लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश, मतलब उसको ट्रेनिंग नहीं दिया गया। मतलब कोयले की खान में छिपा हुआ हीरा, जैसे कहने का मतलब है कोयले में हीरे शब्द को यूज किया गया है। जैसे कहने का मतलब है कि हीरा को डिफाइन किया गया है कोयले में, कि कोयले की खान में छिपा हुआ हीरा। मतलब जैसे कोई व्यक्ति जो होता है उसे विश्वास नहीं होता कि हम मेरे पास इतना टैलेंट है, ठीक है, लेकिन उसका टैलेंट अंदर से भरा हुआ है। उसे क्या चीज की जरूरत होती है, पोटेंशियल की जरूरत होती है। ठीक है, ए डाइम अ डजन। ए डाइम अ डजन का मतलब होता है कौड़ी के भाव में, थोक के भाव में, वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू, जिसका वैल्यू नहीं हो। ठीक है, ए डॉग्स ब्रेकफास्ट एक वर्ड है, ए डॉग्स
ब्रेकफास्ट मतलब होता है टोटल मेस, बैडली ऑर्गेनाइज्ड और वेरी अनटाइडी। मतलब कहने का मतलब है कोई ऐसी चीज जो बहुत ही बुरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड किया गया हो। मतलब खिचड़ी के शब्द में उसे यूज करते हैं। मतलब खिचड़ी वो खाने वाला खिचड़ी नहीं, मतलब कोई व्यक्ति हर काम को मिला देता है और उसे अच्छी तरह से नहीं करता है, मतलब पूरी तरह से वो बर्बाद हो जाता है, तो उसे बोलेंगे ए डॉग्स ब्रेकफास्ट। ए डॉग्स ब्रेकफास्ट का हम लोग एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि सी मेड अ कंप्लीट डॉग्स ब्रेकफास्ट और पेंटिंग द किचन। मतलब किचन में जो पेंटिंग बनाया गया है उस लड़की के द्वारा, उस महिला के द्वारा, वो बहुत ही क्या है, वो कंप्लीट डॉग्स मतलब ब्रेकफास्ट है, बिल्कुल खिचड़ी की तरह वो मिक्स कर दिया गया है। ठीक है, अब आइए ए डॉग्स लाइफ, मतलब एक कुत्ते का लाइफ कैसा होता है, कैसा होता है उसका जीवन, एक दयनीय अस्तित्व की तरह होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग एक और वर्ड है ए ड्रॉप इन द बकेट। ए ड्रॉप इन द बकेट का मतलब होता है कि ए वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। कहने का मतलब है इनसिग्निफिकेंट अमाउंट मतलब होता है कि ऊंट के मुंह में जीरा। जैसे कहने का मतलब है कोई व्यक्ति जो होता है उसे कुछ खाने के लिए दिया जाता है और बिल्कुल ही कम दिया जाता है, तो क्या कोई व्यक्ति भूखा हुआ रहेगा और उसे कम दीजिएगा तो क्या वो अचानक से गुस्सा होगा ना। तो उसी तरह से बोलते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, ए ड्रॉप इन द बकेट, जैसे भरी हुई बाल्टी है उसमें आप बूंद बूंद पानी गिरा रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, वो तो आपका ऊंट के मुंह में जीरा का ही वर्क कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से एक और वर्ड है ए ड्रॉप इन द ओशियन। ए ड्रॉप इन द ओशियन का मतलब होता है कि ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब जरूरत या उपेक्षा के साथ तुलना में बहुत कम राशि। जैसे कोई राशि हमें जरूरत पड़ता है, जैसे कोई पैसा अगर हम लोग को जरूरत पड़ती है, तो वो अगर हम अपेक्षा कर रहे हैं कि मुझे इतना तक होना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं पाता है, तो उसी तरह से इसको यूज कर सकते हैं ए वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विथ व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड। मतलब एक बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है, मिलना, और व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड, जो हम लोग क्या जरूरत है हम लोग के लिए और एक्सपेक्ट किए थे वो हमें नहीं मिल पाता है। तो इसी तरह से हम वर्ड को आगे भी करते रहेंगे। ये आपका ऑल आइटम्स जो है वो एसएससी एग्जाम में पूछा गया है और एक एक वर्ड कम से कम 2 से 4 बार, कोई 5 बार, कोई 8 बार पूछा गया है। मतलब इसको आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। इसलिए मैं एसएससी के लिए बहुत ही बेहतरीन मैं वर्ड को कर रहा हूं और ये मैं खुद से मतलब ये बता रहा हूं आपको। ठीक है, और ये जो बुक है ये मार्केट में भी मिलती है, अगर मन करता है तो आप लोग मार्केट से भी ले सकते हैं इस बुक को। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होगा और आप लोग के लिए जो ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी है ये बिल्कुल ही नए तरीके से मैं बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम में आया हुआ है और कैसे कैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। फिर आपको ये प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग करते रहिएगा और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप लोग लाइक करिए, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं भी इस तरह मेहनत कर रहा हूँ, मुझे भी होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आप लोग हमें सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।